क्योंकि किसी प्रकार उसे भी खबर लग गई थी कि हम उसे तलाश कर रहे हैं। उसे हमारा इरादा भांपते देर नहीं लगी होगी। उसे अपनी सुरक्षा इसी में दिखाई दी होगी कि इससे पहले कि हम उसका काम तमाम कर दें, वह हमारा काम तमाम कर दे। मिस्टर, हम 6 थे, वह अकेला है, लेकिन फिर भी वह यहीं लंदन में हमारे 3 साथियों को मौत के घाट उतारने में सफल हो गया। उसकी एक वजह यह भी थी कि हम तकदीर से मार खाए हुए थे, थके हारे, कमज़ोर और बीमार आदमी थे, लेकिन वह पहले की तरह ही तरोताज़ा था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, वहीं बताने जा रहा हूँ। उसका पहला शिकार तांगपेई बना। तांगपेई को उसका कोई सुराग मिल गया था। वह जॉर्ज टेलर की तलाश में गया और फिर वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन उसकी लाश टेम्स नदी में तैरती पाई गई। पुलिस की निगाहों में तांगपेई ने नदी में कूदकर आत्महत्या की थी, लेकिन हकीकत केवल हम ही जानते थे। उसकी मौत का जिम्मेदार जॉर्ज टेलर था। फिर जे सिंह हाकुल गया। वह कैसे मरा? उसे भी जॉर्ज टेलर का कोई सुराग मिल गया था। वह भी जॉर्ज टेलर की तलाश में गया था। उसका शरीर रेलवे लाइन पर पड़ा पाया गया था। ट्रेन से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पुलिस की तफ्तीश के अनुसार उसकी मौत केवल एक दुर्घटना थी, लेकिन हम जानते थे कि वह भी जॉर्ज टेलर का शिकार हुआ था। और तौफीक इस्माइल? अपने 2 साथियों के गुजार जाने तक हम काफ़ी सावधान हो गए थे, लेकिन फिर भी तौफीक इस्माइल धोखा खा गया और जॉर्ज टेलर का शिकार बन गया था। कैसे? तौफीक इस्माइल हमसे अलग अपने कुछ अरब साथियों के साथ रहता था। उस दिन आधी रात को किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने अरब के हाथ में एक लिफाफा रख दिया जिस पर तौफीक इस्माइल लिखा था। अरब ने लिफाफा लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया और लिफाफा तौफीक इस्माइल के पास पहुंचा दिया। लिफाफे में तौफीक इस्माइल के नाम पर एक चिट्ठी थी। साहनी, मिस्टर सुनील को चिट्ठी दिखाओ। अनिल साहनी ने अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकालकर सुनील की ओर बढ़ा दिया। सुनील ने कागज खोलकर पढ़ा। वह अंग्रेजी में लिखा एक पत्र था जिसका आशय था कि तौफीक इस्माइल पत्रवाहक के साथ फौरन रवाना हो जाए। नीचे ज्योति विश्वास के हस्ताक्षर थे और लगभग सप्ताह पहले की तारीख थी। यह हस्तलेख हूबहू ज्योति विश्वास का है, जॉन फेडरिक बोला। हम सब अपने लीडर का हस्तलेख अच्छी तरह पहचानते थे। तौफीक इस्माइल भी वह हस्तलेख पहचानता था, इसलिए पत्रवाहक के साथ फौरन रवाना हो गया। लेकिन वह तो जानता था कि ज्योति विश्वास मर चुका था। जानता था, लेकिन उसने या हम में से किसी ने अपने लीडर की लाश नहीं देखी थी। हमें केवल सूचना मिली थी कि ज्योति विश्वास चीनियों द्वारा शूट कर दिया गया था। ज्योति विश्वास लिखित चिट्ठी आंखों के सामने देखकर शायद तौफीक इस्माइल ने सोचा हो कि ज्योति विश्वास जिंदा था और चीनियों की गिरफ्त से निकल भागने में सफल हो गया था। लेकिन संयोगवश एक बात तो उसे मालूम नहीं थी और एक दूसरी बात उसे सूझी नहीं थी। क्या? जो बात उसे मालूम नहीं थी वह ये थी कि जॉर्ज टेलर ज्योति विश्वास के हस्तलेख की हूबहू नकल कर लेता है। और जो बात वह भूल गया था, या यूं कहना चाहिए कि अपने लीडर के जीवित होने की संभावना पर विचार करते हुए जोश में आकर भुला बैठा था, वह ये थी कि अगर ज्योति विश्वास जीवित भी था तो उसे यह कैसे मालूम हुआ कि तौफीक इस्माइल लंदन में था और कहाँ था। खैर, फिर तौफीक इस्माइल उस आदमी के साथ रवाना हो गया जो चिट्ठी लाया था। अगली सुबह उसके तलाश में एक अन्य सड़क पर तौफीक इस्माइल की लाश पाई गई। उसके गले में 8 इंच लंबा छुरा गुपा हुआ था और उसकी जेबें खाली थी। पुलिस ने इसे डाकाजनी की वारदात की संज्ञा दी। उस आदमी का कुछ पता लगा जो चिट्ठी लेकर आया था? हमने पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हम नाकामयाब रहे। हालांकि जिस अरब ने उसे दरवाज़ा खोला था उसने हमें उस आदमी का हुलिया बड़ी अच्छी तरह बताया था। वह एक लाल चेहरे वाला लंबा तगड़ा अंग्रेज था। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, माथे पर एक चोट का लंबा निशान था और नाक जरूरत से ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद हम उसका या जॉर्ज टेलर का पता लगाने में नाकामयाब रहे। केवल हमने इतनी सावधानी बरती है कि हम अधिक से अधिक समय तक इकट्ठे रहने की कोशिश करते हैं और किसी आकस्मिक आक्रमण के प्रति पहले से 10 गुना अधिक चौकन्ने रहते हैं। सुनील चुप रहा। हम जो जॉर्ज टेलर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जॉन फेडरिक बोला, उसका मुख्य कारण यह है कि जॉर्ज टेलर हमें अच्छी तरह जानता है।
वह यह भी जानता है कि हम उसे तलाश कर रहे हैं और क्यों तलाश कर रहे हैं, इसलिए वह हमारे प्रति पूरी तरह सावधान है। जब तक हम में से कोई सुराग निकाल पाता है तब तक वह उसका काम तमाम कर देता है। अंत में हम बचे हुए 3 साथी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जब हमें किसी भारी आदमी की मदद नहीं मिलेगी हम उसे तलाश नहीं कर पाएंगे। और मिस्टर सुनील, वह भारी आदमी तुम हो। तुम जॉर्ज टेलर को तलाश करने में हमारी मदद कर सकते हो। आप लोग चाहते हैं कि मैं जॉर्ज टेलर की हत्या करने में आपका सहायता करूं? यह कर सको तो बात ही क्या, लेकिन हम कम से कम उसकी तलाश में तो तुम्हारी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। आई सी, सुनील बोला। उसने देखा तीनों व्यक्ति की व्यग्र निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। साथियों, अंत में सुनील बोला, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे ऐसी किसी सहायता की मांग की जाएगी और ना ही मुझे आप लोगों की ऐसी कोई सहायता करने का निर्देश दिया गया है। मेरे विभाग के चीफ ने मुझे केवल इतना कहा था कि सीबीआई के 6 एजेंट लंदन में कहीं फंसे हुए थे और मुझे उनको लंदन से निकालकर भारत लाने में उनकी सहायता करनी थी। तुम्हारे विभाग के चीफ ने हमें गलत समझा है। अनिल साहनी शायद पहली बार बोला। उसके स्वर में कड़वाहट थी। हम यहाँ फंसे हुए नहीं हैं। हमें यहाँ से निकालने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। अगर चीन से निकलकर इंग्लैंड पहुँचने में हमें किसी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ी तो यहाँ से भारत पहुँचने में भी हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक जॉर्ज टेलर जिंदा है हम में से कोई भारत नहीं जाना चाहता। अगर तुम उसको तलाश करने की दिशा में हमारी कोई सहायता कर सकते हो तो ठीक है, वरना नमस्ते। मैं अभी तो की उत्तर नहीं दे सकता। तुम कब उत्तर दे सकते हो? जॉन फेडरिक बोला। मुझे कम से कम 24 घंटे का समय दो, सुनील बोला। वेरी वेल। जहां हमने 1 साल इंतजार किया वहां 1 दिन और सही। कल हम फिर तुमसे संपर्क स्थापित करेंगे। नहीं, सुनील जल्दी से बोला, कल मैं आपसे संपर्क स्थापित करूंगा। अगर आप अपने मददगार मिलर से पूछे तो वह आपको बताएगा कि मेरे होटल से किसी ने हमारा पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन मिलर की चालाकी से हमारा पीछा करने वालों से जल्दी ही पीछा छूट गया और मुझे संदेह है कि मेरे होटल में मेरा टेलीफोन भी टैप किया हुआ है। तुम हमसे संपर्क कैसे स्थापित करोगे? आप लोग मुझे इस इमारत का पता दीजिए, कल रात को मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। जॉन फेडरिक ने पहले अनिल साहनी और फिर रोशनी को देखा। सबके चेहरों पर झिझक के चिन्ह थे। फिर जॉन फेडरिक के संकेत पर वे अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। हम अभी हाजिर होते हैं, जॉन फेडरिक बोला। तीनों कमरे से बाहर निकल गए। सुनील अकेला कमरे में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वे वापस लौटे। इस बार मिलर भी उनके साथ आया था। मिस्टर सुनील, जॉन फेडरिक उसकी ओर एक कागज बढ़ाता हुआ बोला, इस कागज पर इमारत का पता लिखा हुआ है। आप अपने कहे अनुसार कल रात आप यहाँ तशरीफ ले आइएगा। मिलकर मिलर आपको हमारे पास पहुँचा देगा। आप लोग यहाँ नहीं होंगे? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। यह निवास स्थान मिलर का है। और आप लोग कहाँ रहते हैं? फिलहाल यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। कल रात हम आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। मिलर आपको वापस अपने होटल तक छोड़ाएगा। ज़रूरत नहीं, सुनील जल्दी से बोला। मुझे बाहर का रास्ता दिखाइए, होटल तक मैं खुद पहुंच जाऊंगा। ओके, मिलर आपको बाहर तक छोड़ आएगा। गुड नाइट। गुड नाइट, सुनील बोला। दिस वे मिस्टर सुनील, मिलर बोला। सुनील मिलर के साथ हो लिया। मिलर उसे गली से पार मुख्य सड़क पर छोड़ गया। एक टैक्सी पर सवार होकर सुनील अपने होटल पहुंचा। रिसेप्शन से उसने अपने कमरे की चाबी ली और लिफ्ट के रास्ते अपने फ्लोर पर पहुंच गया। वह अपने कमरे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे का ताला खोला और दरवाजे को भीतर धकेला। उसने कमरे में कदम रखा और एकदम ठिठक गया। कमरे में से जलते हुए सिगार की गंध आ रही थी। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोच भी पाता, कमरे की बत्ती जल उठी। कमरे में उससे केवल 2 कदम दूर एक लाल चेहरे वाला लंबा तगड़ा अंग्रेज खड़ा था। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, माथे पर एक चोट का लंबा निशान था और नाक ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी थी।
उसके मुंह में एक जलता हुआ सिगार दबा हुआ था। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी जिसकी नाल सुनील की ओर तनी हुई थी। वह पुलिस इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए था। प्लीज कम इन, इंस्पेक्टर मधुर स्वर से बोला। सुनील अनिश्चित सा कमरे में प्रविष्ट हो गया। उसी क्षण एक दूसरा आदमी बाथरूम में से निकला। उसने आगे बढ़कर कमरे का द्वार बंद किया। दूसरा एक हैट और एक लंबा ओवरकोट पहने हुए था। सुनील ने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। उसका सूटकेस पलंग पर खुला पड़ा था। सूटकेस का सारा सामान पलंग पर फैला हुआ था। वैसे ही हालत में उसका ब्रीफकेस भी था। ब्रीफकेस में मौजूद एक एक कागज पलंग पर बिखरा पड़ा था। इस हरकत का क्या मतलब हुआ? सुनील ने क्रोधित स्वर में पूछा। इंस्पेक्टर ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे झुका लिया और पूर्वतः मधुर स्वर में बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर क्राफोर्ड है। मैंने नाम नहीं पूछा। फिर भी मुझे बताना तो था ही। आप मिस्टर सुनील है ना? हाँ, लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि आप स्मगलिंग का धंधा करते हैं और अपने देश से अपने साथ चरस लाए हैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुनील चिल्लाकर बोला। आप धीरे बोलिए, इंस्पेक्टर डांट कर बोला। क्यों बोलूं धीरे? सुनील और ज़्यादा चिल्लाकर बोला। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं प्रेस प्रतिनिधि के रूप में अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ कॉमनवेल्थ प्रीमियर्स के कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आया हूँ और आप मुझे चरस का स्मगलर सिद्ध कर रहे हैं। प्रेस प्रतिनिधि होने के साथ साथ आप स्मगलर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं स्मगलर नहीं हूँ। हमारी सूचना तो यही कहती है। आपकी सूचना गलत है और आपने मेरी गैरहाजिरी में मेरे कमरे में घुसकर और मेरे सामान की तलाशी लेकर एक अनाधिकार चेष्टा की है। मैं इसकी रिपोर्ट अपने देश की हाई कमीशन को करूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर क्राफोर्ड शांत स्वर में बोला। क्यों नहीं करूंगा? कौन रोकेगा मुझे? आपको रोकेगा कोई नहीं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। क्या मतलब? कल सुबह के प्लेन से आप लंदन से भारत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल नहीं सकते। मेरे पास लीगल पासपोर्ट और वीज़ा है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आया हूँ। आप मेरे साथ किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती कौन कर रहा है साहब? आप अपनी मर्जी से कल सुबह यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं अभी तुम्हारी रिपोर्ट करता हूँ। सुनील लंबे डग भरता टेलीफोन की ओर बढ़ा। उसी क्षण लंबे ओवरकोट वाले का हाथ हवा में घूमा। कोई भारी चीज सुनील की खोपड़ी के पृष्ठभाग से टकराई। सुनील की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके घुटने मुड़ गए और उसके हाथों ने अपने आप उठकर सिर को थाम लिया। इंस्पेक्टर क्राफोर्ड अपने रिवॉल्वर को नाल की ओर से पकड़े उसकी ओर बढ़ा। सुनील ने अपने सिर को झटक दिया। फिर उसने उस अध बैठी स्थिति में ही टेलीफोन की ओर छलांग लगा दी। उसने जल्दी से रिसीवर को क्रेडल से खींचा और हाफता हुआ माउथपीस में बोला, हेल्प हेल्प। सुनील ने इंस्पेक्टर क्राफोर्ड का रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी खोपड़ी की ओर घूमता देखा। वह नीचे झुककर वार बचा गया। लंबे ओवरकोट वाला भी हाथ में छोटा सा डंडा लिए उसकी ओर बढ़ रहा था।